तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा। भाग तेरी भी तो होगी रे, भाग तेरी भी तो होगी। सपने में देख लिए पूरे कदे सूरज वांगू तपदा हा, सूरज वांगू तपदा कदे शांत सवेरे वरगाया। मां मैनू लगदा रहिंदा मैं जवां तेरे वरगाया। और म्यूजिक की बात करें तो उत्तम सिंह जी है, हाँ, जिन्होंने गदर फिल्म में उड़ जा काले कावा इतना मस्त हाँ। गाना किया, और बैकग्राउंड म्यूजिक भी उन्होंने किया है। हाँ। तो राम राम जी सारन है, देसी बैठक में आप सबका स्वागत है। तो आज देसी बैठक में जो हमारे गेस्ट है वो है योगेश वत्स, जिन्होंने दादा लक्ष्मीचंद मूवी करी है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है। और आज इनके बारे में बातचीत करेंगे कि भाई के कौन से प्रोजेक्ट आने वाले हैं और दादा लक्ष्मीचंद इनको कैसे मिली, किस तरह स्ट्रगल कराया, उसमें कितनी ज़्यादा मेहनत हुई। तो फिर बात करते हैं भाई योगेश भाई थे। तो वेलकम भाई देसी बैठक में। ठीक ठाक हो? बढ़िया भाई, आप बताओ कैसे हो? कते भाई एक नंबर। तो भाई साहब सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी जो मूवी है दादा लक्ष्मी के बारे में। तो उसके बारे में आप बताओ कि आपने उसका रोल कैसे ऑफर हुआ स्टार्टिंग तक। दादा लक्ष्मी हमने, जैसे मैं स्कूल से आया था 2017 में, सितंबर की बात है। और मैं स्कूल से आया तो रात को पता चला कि जो अखबार में कि ऐसे ऐसे कल यश विद्या फिल्म्स का ऑडिशन हो रहा है जाट भवन में, रोहतक में। तो फिर पापा बोले कि हाँ चल देने चलते हैं ऑडिशन, क्योंकि रागनी गानी थी, गाने का था वो उस टाइम पे, एक्टिंग का नहीं था। तो फिर हम सुबह रेडी हो गए, मैं कुर्ता पजामा पहन के वाइट, और निकल लिए। रागनी याद थी, रागनी कर ली। वहां जाकर देखा कि सभी मतलब बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं, रोहतक के भी, और काफी, और यशपाल सर आए हुए थे। तो फिर वहाँ पे रागनी गई, मतलब नर्वसनेस थी वही सब, मतलब ऐसे ऑडिशन दे रहा हूँ पहली बार इस तरह का। तो ऑडिशन दिया, तो फिर कुछ दिन बाद फोन आया, और वो ऑडिशन की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर भी है। हाँ जी, हाँ जी। और फिर जब बाद में पता चला कि ऐसे ऐसे मैं सिलेक्टेड हूँ, फिर बाद में 2018 में दोबारा से मैंने एक्टिंग का ऑडिशन दिया। अच्छा। बीच में गैप आ गया था कुछ। अच्छा। फिर 2018 में एक्टिंग का ऑडिशन हुआ, और फिर एक्टिंग में सिलेक्शन हुआ मेरा थोड़े मतलब कुछ महीनों बाद जाके, क्योंकि और भी बच्चे थे काफी जो बचपन का करने के लिए, जिनका मतलब सिलेक्शन जो लाइन में थे साथ साथ। और फिर फाइनली हो ही गया। तो जब आप ऑडिशन देने के लिए गए थे तो रागनी का ऑडिशन था, तो वो एज ए म्यूजिक से था कि भी सिंगर के लिए चाहिए था, या फिर एक्टिंग के लिए आपने ऑडिशन दिया था? दोनों ऑडिशन दिए मैंने। अच्छा। पहले सिंगिंग का दिया, उसमें अच्छा। रागनी सुनाई। फिर उसमें पता चल गया हो कि मतलब सिंगिंग का, कि मतलब गाने का पता चल गया कि ऐसे ऐसे मतलब लिप सिंगिंग मैच हो सकती है जो मतलब गाएगा। तो मतलब एक्टिंग का भी ऑडिशन दिया मैंने। फिर एक्टिंग मतलब मेरे से, मैं पहले एक्टिंग मैंने आज तक की नहीं थी जब दादा लक्ष्मी से पहले। फिर मतलब यशपाल सर ने जैसे अपनी डायरेक्शन के अंडर, मतलब मुझे, मैं एक्टर था नहीं, और एक्टिंग भी करवाई और दादा लक्ष्मी अच्छा शुरुआत करवाई। अच्छा। तो आपने जब ऑडिशन दिया तो 1 साल का गैप आ गया था। हाँ। तो अपने ना मतलब एक चीज़ होती है कि ना पेशेंस जिसको कहते हैं, कि कोई भी चीज़ हम करते हैं ना तो लोगों में ना पेशेंस बहुत कम होता है। तो जैसे आपने पहला इंटरव्यू दिया था, वहाँ पे ऑडिशन दिया था जब आपने, तो वहाँ पे सेलेक्ट हो चुके थे आप। हाँ। लेकिन उसके बाद भी 1 साल का गैप रहा, कहीं आपके मन में ये नहीं आया कि यार कहीं चेंज तो नहीं हो गया? कोई और किसी को तो ये नहीं डर ले था लेंगे? मेरे को कि कभी चेंज ना हो जाए, इतना इतना टाइम कौन वेट करता है। हाँ। इतना टाइम तो होना ही चाहिए, फिल्म बन रही है, जल्दी फटाफट होएगी और होएगी। पर पेशेंस था, और मम्मी पापा भी कहते थे कि कोई नहीं हो जाएगा, जो होगा ठीक होगा, सब बढ़िया होगा। अच्छा। तो उससे पहले आपने वो जो ऑडिशन दिया, उससे पहले कहीं पे कुछ ऑडिशन वगैरह दिया था आपने? उससे पहले सिंगिंग के ऑडिशन दिए थे, इसमें सारेगामा में भी। और एक्टिंग का मतलब मैं शुरू से ही, मतलब जब तक तो था नहीं मेरा, क्योंकि मैं उस टाइम 12-13 साल का था। हाँ, वो तो देखा था मैंने उसमें वीडियो में भी। तो जो 2018 में आपने जो ऑडिशन दिया, तो एज ए एक्टर के उसमें दिया, ठीक है। तो आपको ये कहाँ से लगा कि यार एक्टर में भी ट्राई करना चाहिए, हो सकता है?
ये कॉन्फिडेंस उससे मिला कि भाई फिल्म का ऑडिशन दिया है, सिंगिंग का दिया है। हाँ और दादा लक्ष्मी तो बिल्कुल देसी थे। हाँ और रोहतक सोनीपत वाली भाषा जो अपनी देसी टोन है हाँ। वह आ रही थी। तो थोड़ा सा मतलब वो मुझे थोड़ा आगे करने के लिए सोच रहा था कि हाँ मैं कर सकता हूँ शायद। तो फिर तब और यशपाल सर भी बोले कि तू ऑडिशन दे। फिर मैंने जब ऑडिशन दिया था। अच्छा, तो जैसे एक चीज़ होती है, जैसे ना जब हम कोई भी चीज़ एक्ट में निकालते हैं ना, तो जैसे मैंने मूवी में जो चीज़ें नोटिस की उसमें ना बहुत सारे इमोशंस थे। हाँ। ठीक है, एक जिसको बोलते हैं ना कि ट्रिक करने वाला, कि एक कम एज में, क्योंकि जब बंदा थोड़ा सा काम कर लेता है ना तो उसको थोड़ा उनकी आदत हो जाती है ना। तो आपके सामने कुछ सीन्स ऐसे भी आए होंगे जो आपको लगे होंगे कि ये मुश्किल है यार, तो उसमें मतलब आपको कैसे किया? जैसे मेरे साथ ऐसे होता था कि 1 टेक 2 टेक 3 टेक इतने में अगर शॉट हो गया तो चलो कोई नहीं, आसान है। पर जब वो टेक हो जाते थे ना 10 तक और जब 11वां देना होता था मैं सोचता था कैसे करूं मैं। पूछूं या ना पूछूं कि ऐसे करना है सर से। पर सर जब भी कहते थे कि हाँ कुछ ऐसे कर और ऐसे कर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम कर, आराम से कर, तू मगन हो गए कर, तू ऐसे ऐसे कहते थे। यही चीज़ होती है, जैसे कई बार ना आर्टिस्ट पे प्रेशर डाल दिया जाता है, मतलब वो भी अपनी जगह ठीक होते हैं, बट ऐसे बोलते हैं कि जो नया बंदा होता है ना उस पर थोड़ा प्रेशर डालना, प्रेशराइज काम करके ना वो दिख जाता है कि यार ये बंदे पे प्रेशर डाल के काम करवाया गया है। प्रेशर तो मेरे साथ हुआ ही नहीं शूट पे, क्योंकि जो भी थे मतलब मैं तो बच्चे की तरह था। 12-13 साल 14 साल का था मैं उस टाइम पे। 2019 में जब शूट हुई मई जून जुलाई में, तो मतलब फैमिली सी थी मेरी तो पूरी। तो जब यशपाल जी से आपकी पहली मुलाकात हुई, क्योंकि जब हम ऑडिशन लेते तो उस टाइम पे तो हमें ये लगता है कि हाँ यार ये ऑडिशन ले रहे, जब मूवी में काम करते हैं तो हमें ना बहुत सारी फील होती है कि एक फैमिली बिहेवियर बन जाता है, क्योंकि एक लंबा टाइम, एक जब मूवी शूट होती है तो उसमें काफ़ी लंबा टाइम रहता है। तो जैसे कोई भी आर्टिस्ट है वो देखता है कि यार ये इतने ज़्यादा मूवी कर चुके हैं, तो उनके साथ में कुछ ऐसा हुआ हो आपके कि कोई स्टोरी हो कि यार ये चीज़ अच्छी हुई थी, कोई मेमोरी हो जो आप शेयर करना चाहो शूट पे? हाँ जी। शूट पे एक बार ऐसा हुआ कि मेमोरी तो काफी सारी थी। और डेली सुबह जाना 6 बजे और पूरे शूट पे, फिर रात को 9 बजे आना, वहाँ के सभी फिर इकट्ठे आके होटल में खाना खाते सभी अपने अपने, मतलब फ्रेश हो गए, सही नहा धो के वापिस अब खाना। पर एक बार ऐसा हुआ, गुसाइयाना नाम से एक गांव था शूट पे, जो वो वाला सीन है ना जिसमें जो मान सिंह गुरुजी हैं उनके जो उनका डेरा है, वहाँ पे जब हम साथ में होते हैं तो वो शूट चल रहा था। तो शूट जैसे खत्म हुआ, शाम के 6 बज गए थे शायद कुछ, और वहां से पास में पड़ता था गोगा मेडी। तो हम सोचे कोई नहीं, एक बार टीम निकल जाती है, मतलब जो ड्राइवर थे हमारे साथ में और जो मेरे साथ भाई ईशू भाई थे और साथ में थे जो कार में, सोचे कोई नहीं निकल जाते हैं, फिर एक बार फटाफट हम करके दर्शन करके फिर सिरसा वापस होटल में आएंगे। सिरसा होटल था। और जैसे हम पहुंचे वहाँ पे, वहाँ देखा पहले कैमरा टीम पहुंची हुई है। मतलब सरप्राइज दे दिया उनने भी। तो फिर सभी आर्ट टीम भी और वो जो कैमरा टीम भी दोनों वहाँ पे थी, और तो फिर दर्शन करके वे भी सरप्राइज की ये कैसे आ गए, और हम भी सरप्राइज ये पहले कैसे पहुंच गए। तो फिर दर्शन करके फिर वापस होटल में आए। काफी मेमोरीज थी अच्छी। अच्छा, और कोई हो तो आप बता सकते हो, कोई भी जो आपको लगे शेयर करना चाहिए। मेमोरीज यही थी, और पीछे मंदिर था स्टेशन के पास बिल्कुल, जो होटल था गैलेक्सी होटल, और पास में मंदिर था। तो मंदिर में भी मंगलवार को किसी दिन टाइम लग जाता था, भी पहुंच जाते हम। तो और 1-2 बार भजन भी गाए वहाँ पे, मतलब अच्छी तरह काफी मतलब ये हो गया था कि हाँ लग नहीं रहा कि फिल्म बन रही है। फिल्म तो बन रही है साथ साथ, मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट कुछ इस तरह कुछ। क्योंकि ना हर आर्टिस्ट का ये सपना होता है कि यार मेरा कोई ना कोई प्रोजेक्ट हो, वो थिएटर में लगे। मैं थिएटर में भाई देखने के लिए लोग इतने सारे आएंगे, उस टाइम पे फैमिली भी होती है। तो उस टाइम पे आपका क्या रिएक्शन था? मैं तो थिएटर में देखने से पहले भी मैंने थोड़ी सी क्लिप फोन पे देखी थी। मतलब मेरे से रुका नहीं जा रहा था, क्योंकि मुझे ये पता था ना कि अब एडिटिंग चल रही होगी तो थोड़ी सी तो क्लिप मिल सकती है देखने के लिए। सर बना देंगे कुछ ऐसे फोन पे, तो थोड़ी सी क्लिप सर ने बना के भेजी। मैं उस टाइम भी बहुत खुश हुआ था। और जब थिएटर में लगी तब तो मेरे सारे, जो मैं 12th क्लास में था, और मेरे सारे दोस्त जो पठानिया स्कूल के थे, मैं पठानिया स्कूल में पढ़ा हूँ 11th-12th। अच्छा। उन्होंने बहुत काफी साथ दिया। और सारे दोस्त में पूरी फैमिली, मतलब पापा मम्मी और बहन, और
काफी मतलब जैसे जो आरएन सिनेमा है यहाँ पे 8 नवंबर को सुबह फिल्म लगनी थी और सबसे यहाँ पे आके सुबह ढोल बजवा दिए मतलब मिलके और पोस्टर ले गए और एक्साइटमेंट ही था वो। अभी है 1 नवंबर को जब आएगी दादा लक्ष्मी ओटीटी पे स्टेज ऐप पे। हाँ अब भी बहुत तो बिल्कुल भाई 1 नवंबर को ओटीटी पे स्टेज ऐप पे मिल जाएगी आपको दादा लक्ष्मी। जिन्होंने नहीं देखी वो घर बैठ के देख सकते हो। बाकी ये मूवी थिएटर में देखने की थी। तो इसके बारे में ना मुझे इसका जो म्यूजिक जो लगा ना वो मतलब वैसे तो पूरी मूवी बहुत प्यारी है लेकिन ऐसे कहते हैं जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है ना वो 4 चांद लगा देता है। तो म्यूजिक के बारे में आप क्या कहना चाहोगे जो रागनी इसमें यूज हुई जो पिछले काफी पुराने जो दादा लक्ष्मी की जो थी वही ली गई इसमें लिरिक्स वगैरह भी? लिरिक्स तो दादा लक्ष्मी जी चंद जी की थी और जो इसका मेन टाइटल जो था चालो उस देश में वो आजाद सिंह चार अंकल जी है मेरे जो झज्जर से हैं। उन्होंने इसका मतलब जो ये मेन ये लाइन्स उनकी है लिखी हुई चालो उस देश में जहाँ संगीत हो ना हो द्वेष कलेश उड़े भाईचारा। पूरी फिल्म में आपको अलग अलग रिदम में अलग अलग कभी तो उसमें वीरस में थोड़े मतलब पूरे स्पीड टेम्पो उसका स्पीड में कई बार नॉर्मल ये पूरी फिल्म में आपको अपने सुनी भी होगी सुनते हुए देखते हुए। हाँ जी हाँ जी। और म्यूजिक की बात करें तो उत्तम सिंह जी है जिन्होंने गदर फिल्म में उड़ जा काले कावा इतना मस्त गाना किया और बैकग्राउंड म्यूजिक भी उन्होंने किया है तो उनकी बात अलग है। उस वो जो म्यूजिक था मतलब हम ना एक चीज सोचते हैं कि बीइंग ए क्रिएटर कोई भी बंदा जब जाता है ना तो मतलब मोस्टली हम चीजें देखने जाते हैं ना तो हम क्रिएटर के उससे देखते हैं कि यार ये क्या चीज की है। उसमें ना एक भी जगह हमें मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि यार हम इस लेवल की मूवी देख रहे हैं। वो जो एक होता है ना कि उस जमाने में चले जाना वो बहुत मुश्किल होता है आज के टाइम पे। कॉस्ट्यूम पे लगाना लोकेशंस पे लगाना जो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा गया वो आर्ट जिसको बोलते हैं जो मतलब फ्रेम जो यहाँ लग गया तो उसके उस साइड हमें 1930-40 उससे पहले का ही वो मिलना चाहिए 1903-1950 के बीच का उससे बाहर मिला तो डाउन है। हाँ और देखो उन्होंने फिर संभाला आर्ट पूरी आर्ट डायरेक्शन बिल्कुल बहुत प्यारा काम। एक जगह तार नहीं मिलेगा उस टाइम आई नहीं थी इलेक्ट्रिसिटी। यही चीजें गाँव में हम जब स्टार्टिंग में जब जैसे फ्रेम चीजें खुलती है ना तो यही चीजें देखने को मिलती है। नोटिस तो यही चीजें होती है भाई है ना। और तो क्या था जुगाड़ वगैरह कर लेते हैं लेकिन इसमें कोई जुगाड़ ऐसा कोई सेट रेडी नहीं हुआ है डायरेक्ट प्रॉपर लाइव लोकेशन पे शूट हुई है फिल्म। हाँ और जैसे इसमें एक रागनी थी कि मूर्ख का डर हो जाए वो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वैसे तो इसके सारे गाने बहुत अच्छे हैं लेकिन कुछ चीज़ें होती है ना कि यार डायरेक्ट वार करती है लगती है कि यार ये चीज़ बिल्कुल सही बोली गई है उस टाइम पे। तो अगर उसके बारे में अगर आप सुनाना चाहो अपने उसमें तो आप सुना सकते हैं हमें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ वो जब मेरा बड़ा हो जाता हूँ जब दादा लक्ष्मी और जब हितेश शर्मा जो जिन्होंने भाई मेरे बड़े भाई है उन्होंने जो किया था हितेश शर्मा जी ने दादा लक्ष्मी जी का तो उस टाइम पे ये है और वो भी थी और एक ये तो वो थी जो आपने बताई शेर शाप के डरते ज्यादा मूर्ख का डर हो सह है। पर बचपन में एक और वो भी थी कि सोच समझ के चल मन मूर्ख सहयो देश पर आया बिन सोचे समझे जो चाल्या अंत समय पछताया। वो कुछ ऐसे लाइन थी सुनाता हूँ मैं। सोच समझ के चल मन मूर्ख सहयो देश पर आया बिन सोचे समझे जो चाल्या अंत समय पछताया। ये मतलब ये भी समझाने वाली बात है और मतलब बचपन से ही उन्होंने जो मतलब बोल दिया वो अच्छी चीज बोल रही है और वो आगे जो घटित हो रही है जो आज के टाइम पे वो सारी है। जैसे एक चीज और होता है ना कि भविष्यवाणी करना वो जितनी भी दादा लक्ष्मी की आप लिरिक्स उठा के देखो रागनियां उठा के देखो वो ना एक टाइप से उन्होंने भविष्यवाणी कर रखी है। सूर्य कवि थे। हाँ और वो चीजें अभी हो रही है। हाँ अभी हो रही और उन्होंने ये लगा लो आगे जो टाइम आएगा ना वो चीजें भी उन्होंने अपने टाइम में बता चुके हैं बता दिया। इसके अलावा आपका रागनियों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रहा है? रागनियों में शुरू से था मेरा पापा के उससे था। पापा जैसे पहले पापा जाते थे रागनियों में मतलब प्रोग्राम में काफी कभी रातों तक देर रात तक आना मतलब काफी स्टेजेस पापा ने भी की थी। जो राकेश किलोया मेरे ताऊ जी लगते हैं पापा के गुरु हैं तो उनके साथ में अच्छा पापा तो तब से मेरा इंटरेस्ट रागनियों में बढ़ा। अच्छा स्कूल लेवल से ही। तो मतलब एक चीज और होती है ना जैसे यार कि हम जिस माहौल में रहते हैं ना
जैसे हमारा एक घर का माहौल होता है वो अलग होता है, स्कूल में माहौल अलग, कॉलेज में अलग, वैसे वैसे लोग मिलते हैं। तो ना कि अब जैसे रागनियाँ जो होंगी आपको ना बहुत कम सुनने को मिलेंगी, ठीक है। आजकल तो उन्हीं को रिमिक्स बना देते हैं, हाँ रिमिक्स है ना। मतलब ये जो आप सुन रहे हो ना ये बहुत टाइम पहले गा के जा चुके हो वो, ठीक है, उन्हीं का रिमिक्स बना देते। तो इनके बारे में आपको क्या लगता है कि भाई ये चीज़ें हो रही हैं, रागनियों का रिमिक्स बनाया जा रहा है, तो आपको भी कहीं मन में ये आया कि यार इस टाइप का मेरे को म्यूजिक उसमें जाना चाहिए, ये मेरा म्यूजिक टेस्ट है, या मतलब रागनियों में ही आप इंटरेस्टेड हो? नहीं, जैसे जैसे बदलता जा रहा है वेस्टर्न म्यूजिक पे पुरानी रागनियाँ आ रही है। पहले तो मतलब गड़बे बेंजू पे अपने देसी साज पे और ढोलक नगाड़ा जो पक्का साज बोलते हैं उस पे अभी अभी भी चलती है काफी जगह। जैसे जो सॉन्ग होते हैं रागनियाँ कंपटीशन होते हैं उनमें, पर जो यूथ को जो पसंद है ना, यूथ को उस पे पसंद है वैसे कुछ परसेंट, पर जो वेस्टर्न म्यूजिक पे जो ट्रैप्स पे इन बीट्स पे वो उनको उन लिरिक्स को, वे लिरिक्स कभी खत्म नहीं होगी, वे इस म्यूजिक पे उनको सुनना पसंद करते हैं। और जो म्यूजिक अब जो मासूम शर्मा है जो छलिया बालकपन का कैसा नया वर्जन आया था जब कुछ साल पहले, और ये उनको लिरिक्स को जीवित किए हुए हैं। हाँ, अभी ये जैसे MC स्क्वायर का आया था अभी गाना, उसकी भी जो लिरिक्स है वो भी मतलब पुरानी ही उठाई गई है। हाँ, है जो ना? अभी पीछे आया था। हाँ, जो अभी पीछे आया था। और तो जो आपका जो म्यूजिक का रहा है वो आपने मतलब कहीं से सीखा है या फैमिली से या पापा ने ही आपको तैयार किया है? वोकल तो मेरी मतलब गॉड गिफ्टेड है, जो सभी पहले भी कहते थे। पर मतलब और निखारने में जब डेली पापा कई बार रागनियाँ याद करवाते थे, तो जब मैं सीखता था साथ साथ पापा सिखाते थे। भजनों में मम्मी, मेरे चाचा है मुकेश भारद्वाज, उन्होंने भी भजनों में मतलब मुझे श्याम जो जगत है श्याम बाबा के जो कीर्तनों में मैं भी काफी जगह पे दिल्ली में रोहतक में जो होते रहते वहां पे गया। पर हारमोनियम मैंने सीखना शुरू किया डी पार्क पे 2016 में, जब मैं 11 साल का था। वहाँ पे शायद वो सुरेंद्र सर है, उन्होंने सबसे पहले मतलब मेरा हारमोनियम उन्होंने ही सिखाया है। और मैं डेली कुछ 1.5 साल गया था, फिर बाद में धीरे धीरे कम होता आ गया और कहीं पे कुछ ना कुछ ऐसे शेड्यूल इस तरह का। हाँ, तो अभी जो आपके फ्यूचर मतलब अभी आप सिंगिंग की तरफ भी हो, आपने मतलब काफ़ी जैसे गाने भी किए थे, मतलब कर रखे हैं गाने भी, तो अभी आने वाले टाइम में कौन से गाने आ रहे हैं आपके? गाने में अभी जैसे एक तो मेरा एक्टिंग का हो गया, एक्टिंग और सिंगिंग भी मेरा मतलब एक प्लस पॉइंट की तरह मैं साथ में लेके चलूंगा। क्योंकि वोकल की वजह से ही मैं दादा लक्ष्मी में मैंने ऑडिशन दिया और तब मैं मतलब एक सिलेक्शन उसमें आया था लाइन में। और अब मैं सुप्पा में एडिटिंग सीख रहा हूँ, फिल्म एडिटिंग, क्योंकि टेक्निकली भी मैं चाहता हूँ कि पर वो सारे काम एक साथ होते नहीं, पर कोशिश करूंगा कि मैं सिंगिंग में भी कर पाऊँ आगे, मतलब गाने के लिए। हाँ, तो ये चीज़ तो होती है कि अपने हरियाणा में लगा लो, मतलब कहीं भी लगा लो कि अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो आपको थोड़ी थोड़ी ही सही सारी चीज़ें आनी चाहिए। हाँ, ताकि अगर आप अकेले ही कुछ चीज़ें करो तो ये तो है कि हाँ भाई हम कर तो सकते हैं, किसी के डिपेंड ना हो किसी के ऊपर। तो अभी आपने जैसे एडिटिंग का स्टार्ट किया है, तो वो कैसे, वो खुद का ही वो था, पैशन था, या खुद ही करना चाहते थे, या कैसे सोचा कि भाई यार एडिटिंग भी करनी चाहिए? एडिटिंग जैसे डायरेक्टर होता है फिल्म का डायरेक्टर तो सबको डायरेक्शन देता है कि ये करो, पर फिल्म जैसे दादा लक्ष्मी में आया मैं, उसके बाद फिर मेरे भी माइंड में आया कि फिल्म लाइन में क्यों ना जाया जाए। और एडिटिंग ये मान लो अगर डाटा 17 GB तो थोड़ा ही सही बता रहा हूँ मैं, थोड़ा सा आया ना डाटा, तो उसको काट के 3 GB बनाना, वो सारा खेल एडिटर का होता है, डायरेक्टर के साथ में बैठ के करना। क्योंकि सारा जो रसीजा फाइल आती है उसको एक स्टोरी में कन्वर्ट करना, और मतलब एक एडिटर भी एक अच्छा डायरेक्टर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैंने एडिटिंग में ही सोचा क्योंकि टेक्निकली क्यों नहीं किया जाए, अपने गानों की भी कर सकता हूँ मैं, अपनी वीडियोस की भी कर सकता हूँ मैं, तो फिल्म एडिटिंग। ऐसे कह सकते फ्यूचर में पैसा बचाने का सोच रहे हो? पैसा बचाने का तो है ही, वो तो है साथ साथ है ही, पर एक अपना टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो अभी जो आपने और भी मूवी की है उनके बारे में भी हमें कुछ बताओ। मूवी
एक तो दादा लक्ष्मी जब नवंबर में आई थी, तो दिसंबर या जनवरी में एक और फिल्म आई थी, बड़ी दिवाली। वे एक डेंटिस्ट की स्टोरी है, कैसे मतलब स्ट्रगल करके और नेशनल अवार्ड जीता डेंटल सर्जन के उसमें। और फिर अब ये जो हरियाणा केसरी जो दीपक हुड्डा डायरेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने मतलब अब वो डबिंग हो गई कल या परसों मेरी उसकी। और हरियाणा केसरी और उड़ान, हरियाणा केसरी तो चौपाल पे आएगी, मतलब अभी दिसंबर जनवरी या उसके बाद ही आसपास ही। अच्छा। और ये उड़ान फिल्म, ओके। ये दोनों अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं। अपकमिंग प्रोजेक्ट है, हमें पहले ही पता चल गया है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाली है, आपको अपडेट ऐसे मिलती भी रहेगी साथ ही साथ में। गाने किस टाइप के करना पसंद करते हैं? जैसे हर एक की ना एक पसंद होती है कि मेरे को इस टाइप के गाने पसंद है, तो आप किस टाइप के म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हो? म्यूजिक जैसे वेस्टर्न बीट्स पे ही, मतलब सेपरेट लेके चलने में कोई क्या फायदा है, क्योंकि जो हमें पसंद होगा, पसंद होना चाहिए, पर जो यूथ को ये पसंद होगा और जो सीख देगा कुछ इस टाइप की, मैं मतलब वही गाना पसंद करूंगा। जो आज के कल जो ओल्ड तो लिरिक्स है ही, उनको भी रिमिक्स कर सकता हूँ वेस्टर्न बीट्स पे, और आगे जब आएंगे तब आप पता चलता ही रहेगा साथ साथ। ओके। तो अभी हरियाणा में आप किसको सुन रहे हो? मतलब आपको लगता है कि भाई ये अच्छा काम कर रहे हैं सिंगर? हाँ जी। सिंगर में मैं तो शुरू से ही मासूम शर्मा, मेरे बड़े भाई है, मतलब मिलते रहते हैं कई बार, उनके गाने मैं सुनता हूँ। और क्योंकि वे ऐसे नहीं है कि एकदम अभी आए हैं, हाँ, वो वे एवरग्रीन है, एवरग्रीन है, शुरू से आए थे। और अब जैसे पहले तो गाने आए थे जो 2017-18 से पहले जो उनके आते रहते थे, जब भी वायरल थे और काफी मतलब फेमस डीजे पे। और अब जो 2019-20 के बाद जो फिर से आने शुरू हुए, जो अभी अलग से उसमें ट्रैप्स में जो गुलजार छानीवाला और ये सुमित गोस्वामी जो इन्होंने शुरू की ना, उसके फिर उन रिदम में जो अब चेंज होता है। और फिर ये गाने तो अब देख ही सकते हो इस टाइम पे कितने वायरल हो और रहे हैं। मैं भी सुनता रहता हूँ, क्योंकि एक मतलब पुश करते हैं वे गाने। हाँ, एक जैसे ये भी होता है कि ना उनके जो वो किसी भी टाइप के गाने निकालते हैं ना, तो वो वायरल ही होते हैं, पैर चलना शुरू हो जाता है। हाँ, पैर चलना शुरू हो जाता है, चाहे वो कैसे भी गाने निकाल लें। हाँ। जैसे उनके बहुत सारे जो बाबा के ऊपर गाने आए थे, हाँ, तो वो गाने भी वैसे ही थे। बाबा बन जाएगा, हाँ, जब वो बाबा बन जाएगा आया था शूट पे, जब मैं दादा लक्ष्मी शूट पे था और मैं रूम में ही था, मैं उस टाइम टिकटॉक बना रहा था उस पे। और सोमवीर कुथरवाल, इनके भी मैं गाने सुनता हूँ। हाँ, वो सोमवीर भाई काफी मतलब बहुत अच्छा उनके मतलब मैं गाने सुनता रहता हूँ। मतलब ये उनका तो वेट रहता है, वो काफी टाइम में गाने निकालते हैं। हाँ। वो गाने भी काफी टाइम में निकालते हैं, लेकिन जो उनका जो म्यूजिक होता है ना, जैसे सतिंदर सरताज जी है, हाँ, उनके भी सुनता हूँ। मैंने अभी हरियाणा के बताए, पर पंजाब में सतिंदर सरताज हो गए, और सूफी में नुसरत फतेह अली खान, हिंदी में अरिजीत सिंह और राहत फतेह अली खान, मैं इनके सॉन्ग सुनता रहता हूँ। तो उनका मतलब म्यूजिक में ना ऐसा सतिंदर सरताज जो है, उनके गाना लगा लो, सोमवीर कथुरवाल का गाना लगा लो, उनका जो म्यूजिक होता है ना, वो म्यूजिक इतना प्यारा होता है कि आप कितने भी बार सुन लो, ठीक है। अब रुतबा सॉन्ग आया था कुछ महीने पहले, हाँ जी जी, वो भी काफी बहुत अच्छा था वो भी, मतलब उसकी रिदम और उनके गाने का ढंग गजब। तो जैसे जो हमारे बिगिनर्स हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, जो चाहते हैं कि भाई एक्टर सिंगर या किसी भी लाइन में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उनके लिए मतलब वे एक कदम बढ़ाए उसकी तरफ, फिर आगे मतलब वो स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, वो तो करना पड़ता ही है, पर मतलब कभी भी कोशिश यही रखें कि हार ना माने, और आगे कोशिश करते रहेंगे तो बिल्कुल आ सकते हैं। इसमें ना देखो एक चीज और भी होती है कि बहुत अच्छी बात है कि आपकी फैमिली सपोर्टिव है, आपको स्टार्टिंग से सपोर्ट कर रही है। जैसे कुछ लोगों के मन में ना ये वहम है कि कास्टिज्म को लेके, यार ये कास्ट के, जैसे दादा लक्ष्मी में भी एक डायलॉग होता है कि बामना के छोरे ना करा करे, ये इसी काम है ना, कौन सी किताब में लिख रखा है कि बामन नाच गा नहीं सकते। हाँ, नाच गा नहीं सकते। तो मतलब ये चीजें भी हैं, और फैमिली भी ऐसा करती रहती है कि कुछ ना रहे इनमें, कुछ ना रहे इनमें, है ना। लेकिन फैमिली की सपोर्ट भी बहुत अच्छी है, लेकिन फैमिली भी आपको तब सपोर्ट करेगी जब आप में कुछ दिखेगा। गाना था गुलजार छानीवाला का स्टेज शो पे, बाण तेरी भी दो गिर। हाँ, वो वैसे ना ऐसे कहते हैं कि किसी भी बंदे का
किसी भी सिंगर का जो रूप होता है ना, वो तब पता चलता है जब वो अलग अलग टाइप के गाने गाता है। ठीक है, सैड हो गया, रोमांटिक हो गया, या गैंगस्टर टाइप में होगा। तो जब वो गाना आया था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था वो। और इसका वो एक फौजी के ऊपर भी आया था। हाँ, तो बॉर्डर बनाने वाले भाई रहे तेरे, बॉर्डर आने भाई मेरा खा लिया। हाँ वही वाला। तो जो ये वाला गाना था ना, जो बहन के ऊपर जो बनाया था, कन्या, तो इसके बारे में जो वायरल हुआ था, इसके बारे में कुछ क्या स्टोरी है, मतलब कैसे स्टेज शो पे वो हुआ आपका? वो जैसे हम गए हुए थे हरिद्वार और जा रहे थे तो पहुंचे ही थे लगभग, उसी टाइम ये गाना आया था यूट्यूब पे, मैंने सुन लिया। 1 घंटे बाद उसका वो डिलीट हो गया। अच्छा। जैसे होता है ना कि हेटर्स होते हैं बहुत सारे, हाँ। हर किसी के होते हैं, किसी के नहीं होते होंगे। पर वो रिपोर्ट हो गई उसकी इतनी सारी, जो मैंने सुना जहाँ तक उसकी रिपोर्ट हो गई और वो गाना हो गया डिलीट। दोबारा आया गाना और मैंने वो पहले जब वो आया था मैंने तभी सुन लिया था और मैं गुनगुनाता रहता था साथ में, क्योंकि मेरे को बहुत पसंद आ गया था वो गाना। और फिर जो MDN में प्रोग्राम था स्टेज शो, उसमें दिलेर खरकिया और गुलजार छानीवाला भी आए हुए थे और क्लब बोला वाले उन्होंने करवाया था। हाँ। और DJ डेविल भी। और फिर मैं देखने गया हुआ था तो मैंने देखा कि फिर उस टाइम तो फिल्म भी नहीं आई थी, मैं तो वैसे देखने गया था। तो मैंने देखा कि स्टेज पे आशीष नेहरा सर है जो सुब्बा में पढ़ाते हैं। हाँ। तो तब तक मैं उनसे पहले मिला था, एक बार मिला था, फिर वैसे अच्छी तरह जान पहचान नहीं हुई थी। फिर तब उन्होंने मुझे देख लिया, फिर उन्होंने मुझे बुला लिया स्टेज पे, मैंने देखा। फिर पीछे जो DJ डेविल वाले भाई है उन्होंने वे मुझे जानते थे तब तक, पापा को जानते हैं तो उनसे जानने लगे मुझे भी। तो फिर वे बोले कि हाँ, वे बोले कि सॉन्ग के लिए, मैं बोला सर सुना दूंगा मैं भी। तो स्टेज थी, नाइट का प्रोग्राम था। पहले मैंने सुनाया जो वो गाना आया था वो उत्तराखंड, उससे पहले एक और गाना था, वो गाना सुना दिया मैंने, भोले बाबा का सावन में आया था। और फिर जब गुलजार छानीवाला आया उस टाइम मैं स्टेज के पास ही था। फिर उन्होंने बुला लिया मुझे, आशीष सर थे, उन्होंने बोले हाँ गाने के लिए साथ में। फिर मैं एकदम साइड में ही था साथ में, तो गुलजार छानीवाला माइक कर दिया। जानते नहीं थे भी पर मैं जानता था भैया सिंगर। फिर मैंने वो साथ वो उन्होंने आधी लाइन गाई थी, मैंने भी साथ में कर दी वो। फिर मैंने वो पूरी लाइन सुनाई, वो भान तेरी भी तो होगी रे, भान तेरी भी तो। कंपोजिशन बहुत अच्छी है इसकी गाने की। एक चीज मैंने नोटिस करी, जैसे मैं जब इस वीडियो को देख रहा था ना, तो क्या होता है कि ना अनएक्सपेक्टेड होता है चीजें, कि भाई ये बंदा मतलब ऐसा कर दिया इसने। तो जब माइक आपके उसमें आपकी तरफ करा, तो जब आपने गाना गाया, जो वो सुर जो लगाया ना, वो इतना ऊंचा सुर था, वो देख के खुद ही हो गए, मतलब हो जाता नहीं यार एकदम से बंदा, तो ये तो मेरा सॉन्ग है कैसे। हाँ, और इतने हैवी सुर में गा रहा है बंदा, तो ये एक ना भाई नोटिसेबल बात होती है कि यार कमाल है यार बंदा, मैंने ये तो सोचा भी नहीं था। तो वो वाली चीज थी। तो इस गाने की अगर आप चाहो तो आप सुना सकते हो, हमें अच्छा लगेगा। वो कुछ लाइन ऐसे थी, जाम तेरे दादी ना रे जीण देवे थी, कॉलेज में ना जान दे ताई ने, जवानी मेरे दुनिया ने नाड़ थी झुका दी, सासरे में खाली रे जमाई ने, राम ना बनावेगा रे घोसला, चया चिड़िया रे दुनिया तय खोगी रे, भान तेरी भी तो होगी रे, भान तेरी भी तो होगी, ओ भान तेरी भी तो होगी रे, भान तेरी भी तय होगी। और इसमें जो बीच में 4 लाइन ऐड करी थी, मतलब अब भी मैं गा रहा हूँ तो अब भी घूसबम्स आ रहे हैं। वो लाइन्स थी कि 3 साल की जान वाह कितने साड़ी पहरे थी, देख कर रोंगटे खड़े हो जा, ऐसी हालत कर दी चेहरे की, रे खिलन की उम्र में वह खून के आंसू सहवे थी, बेटी ना बनाइए राम यह मर्दी मर्दी कब थी। मतलब ये लाइन काफी क्या मैं अभी जो सुना है मतलब उसमें घूसबम्स आ रहे हैं, क्योंकि ये चीजें जो होती है ना एक रियलिटी है
रियलिटी दिखा रखी है इसमें सारी चीजें, एक उस एक टाइम lyrics हुआ में। था कुछ ऐसा सीन साउथ में, तो उसको देखते हुए शायद लिखा होगा मेरी अकॉर्डिंग शायद। उन्होंने। बिल्कुल। और कोई आपको ऐसा लगता है कोई आपका फेवरेट सॉन्ग है जो ये लगता है कि यार ये मेरा फेवरेट है, हिंदी पंजाबी कोई भी? जैसे मैंने तो ऐसे यूट्यूब आपका ऐसे देख रहा था, मैं रिसर्च कर रहा था थोड़ी बहुत, तो जैसे काका के गाने भी आपने करा है। हाँ, काले जेली बाज दी हाँ, काफी। हाँ, हाँ, तो कोई भी आप सुनाना चाहते हो जो आपको लगे तो आप सुना सकते हो। लफ्ज कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। क्या बात है भाई साहब, बहुत अच्छा गाया। मैंने इतने टाइम में पहली बार सुना है ये गाना, और मतलब एक होता है ना कि यार उसमें चले गए। जैसे जब मैं भी गया हुआ हूँ सुरेंद्र सर जो वहाँ पे, तो हम भी थोड़ा हारमोनियम के उससे है मतलब, पर तो टाइम ऐसा होता गया कि चीज़ें चेंज करनी पड़ी कहीं से सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करनी पड़ी, और बहुत अच्छा गाया। तो इससे हमारा यही है कि भाई जो नए बंदे जो होते हैं जो करना चाहते हैं, जैसे आजकल लोगों के पास ना पेशेंस नहीं है, वो ये चाहते हैं कि 2 दिन में ही भाई काम कर ले। ऐसे तो नहीं होता। अब जैसे आपने अपनी वोकल पे काम किया है, तो जैसे बहुत सारे सिंगर होंगे जो देख रहे होंगे, जो सुन रहे होंगे, आप उनको क्या कहना चाहोगे कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो कैसे स्टार्ट करो सिंगिंग में? हाँ, सिंगिंग में ऐसा होता है कि सभी का वोकल जो होता है वो गॉड गिफ्टेड नहीं भी होता होगा, लेकिन मतलब मैं कहता हूँ मेरा तो है। पर अगर करना ही है, जो मतलब जो करना चाहता है वो तो करके दिखाएगा ही। अगर मन में ही वो तो करना चाहता है कि हाँ ये मुझे करना है, पर मन में नहीं है कि नहीं करना, तो फिर वो बाहर भी होगा नहीं उससे। हाँ, अगर सीखना है तो सीखना पड़ेगा, तभी होगा। सही बात है। वरना आजकल के सॉन्ग कुछ ऐसे भी आ रहे हैं, गाना मतलब जो जिनको आता नहीं, रैप वगैरह से वैसे बस रिदम चला दिया और वायरल भी हो रहे गाने ऐसे ऐसे बहुत सारे। और सही है, अपने वायरल हो रहे थे, सही है भाई, करो ऑटो ट्यून। ऑटो ट्यून तो ऑटो ट्यून भी नहीं, और वैसे भी हाँ चीजें ये होते हैं ना, जैसे कि भाई ठीक है मैंने तो गा दिया, ऑटो ट्यून लगा चला दिया ही ना जो करे। आजकल ऐसा है कि वायरल जो चीज होनी है वो होगी, चाहे कैसी भी हो। वो क्या था, बचपन का प्यार मेरा बोल नहीं जाना, ऐसे खड़े होके गा रहा है वो लड़का, और वायरल देखो हो गया। पहले वीडियो बनी हुई वो उसकी, और फिर जिनको अपने उसके नाम से अपना वो नाम कमाना था, उन्होंने उसको बुला के इतना सब कुछ कर भी लिया। अब वो पता नहीं कहा, और वो एक हिमेश रेशमिया के साथ भी रानू मंडल थे वो, उनका भी साथ भी ऐसा ही हुआ। तो देखो जैसे ना एक चीज और है कि आपके हिसाब से एक आर्टिस्ट की डेफिनेशन क्या है, ये मैं हर किसी से पूछता हूँ। मुझे क्यूरियोसिटी रहती है कि हर बंदा उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखता है। ठीक है, आजकल बहुत सारे लोग लिपसिंग करके उस पर आर्टिस्ट लगा लेते हैं। ठीक है, तो आपके हिसाब से क्या है एक आर्टिस्ट की डेफिनेशन? आर्टिस्ट तो मतलब फेक नहीं होना चाहिए, रियल होना चाहिए जो भी चीज है। हाँ। और आर्टिस्ट क्या होता है, आर्टिस्ट तो
उसमें पेंटिंग आर्टिस्ट भी होता है, फिल्म लाइन का आर्टिस्ट भी होता है, सिंगर भी आर्टिस्ट होता है, जो भी कलाकार है वो आर्टिस्ट है। हाँ मतलब आर्टिस्ट वही है जो नो फिल्टर हो। हाँ नो फिल्टर हो, रियल होना चाहिए, पर आजकल फिल्टर वाले भी बहुत सारे हैं। हाँ लेकिन ऐसा कह सकते हैं ना कि जो रियल आर्टिस्ट होगा उसे किसी फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ। चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो और चाहे वो कहीं पे भी हो, स्टूडियो में हो। जब लाइव शो जब करते हैं ना तो वहां पे ऑटो ट्यून नहीं चलता। हाँ वहां पे आप वहाँ पता लग जाता है कि भाई ये CD स्टूडियो में तो ऐसा था और लाइव में ऐसा है, कैसे हाँ ये सीडी वाला है या रियल। हाँ रियलिटी पता लग जाती है पब्लिक को, चाहे कभी पता लगे, पर पता लगती है। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए पहले से रियल ना रहो। आपके लिए एक चीज और भी अच्छी होगी ना कि जैसे आपने पापा के साथ जो स्टेज शो वगैरह करते थे, तो एक चीज होती है कि जब चीजों को हम बचपन से करने लग जाते हैं ना तो हमारे लिए यूज टू हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, फिर ये फर्क नहीं पड़ता कि स्टेज छोटी है या बड़ी है, ठीक है। और नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं वो झिझकते रहते हैं कि स्टेज पे कैसे करना होगा। तो जैसे ना पंजाब में आप सतिंदर सरताज जी को सुनते हो, तो आजकल जो ट्रेंड चला वो गैंगस्टा का चला हुआ है, गैंगस्टर सॉन्ग, बदमाशी के चल रहे हैं गाने, ठीक है। वो ऐसे सुनना पसंद करते हैं। ऐसे भी बोलते हैं कि भाई सिद्धू मूसेवाला जी थे जो, हम तो उनसे इंस्पायर्ड हो गए हैं। तो वो आपके हिसाब से मतलब सिद्धू मूसेवाला के बारे में कुछ कहना चाहो तो आप बता सकते हो, जो भी आपको लगे कि कैसा बंदा था, सिंगर, लिरिक्स। मैं तो क्या कहूँ उनके बारे में वैसे पर एक जो कहते हैं ना ठाडा, हाँ पंजाब में लिरिक्स के मामले में उनका मुकाबला नहीं था। हाँ। और बेशक बदमाशी के सॉन्ग हो, वैसे भी सॉन्ग थे जो वो गाना आया था माँ के ऊपर भी, माँ के ऊपर कदे सूरज वांगू तपदा, जो ये सॉन्ग भी मैं काफी बार सुनता हूँ यार। ये तो सुनाओ, ये मेरे को भी सुनना है दोबारा से। ये है ऐसे ऐसे ही था इसका स्टार्टिंग, यही था। कदे सूरज वांगू तपदा, सूरज वांगू तपदा, कदे शांत सवेरे वरगाया, मां मैनू लगदा रहिंदा मैं जवां तेरे वरगाया, मां मैनू लगदा रहिंदा मैं जवां तेरे वरगाया। क्या बात है। और इसमें जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते रहते हैं कि भाई म्यूजिक से इंस्पायर हो गए हम ये चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिली होंगी कि लोग बदमाश बन रहे हैं, हम तो उससे हो गए इंस्पायर होके कर रहे हैं। तो भाई देखो सिंगर तो ना हर टाइप के गाने गाता है, ठीक है। तुम उन चीज़ों से तो इंस्पायर नहीं होते हो, पब्लिक डिमांड पे। हाँ पब्लिक डिमांड पे। ऐसे ऐसे भी तो बोलते हैं ना, जैसे अपने मूड के हिसाब से होता है कि कोई भी हम कहीं भी जा रहे हैं तो हर टाइप का मूड होता है हमारा, कभी सॉफ्ट सुनना है, कभी फोक सुनना है, कभी कैसा सुनना है, रोमांटिक सुनना है, ठीक है। तो वही चीज़ें रहती है हमारी। लेकिन इंस्पायर तो भाई देखो वही बात है, अपने उससे होना चाहिए, अपने देखना चाहिए। ये नहीं है कि भाई बदमाशी के गाने सुन ले तो बदमाश बन गए। हाँ मतलब कुछ जोश सा भराता है कि हाँ गाने चला लिए, लगा लिए ब्लूटूथ में, हाँ कहा बताओ कौन है। ये तो ना एक मेरे साथ एक स्टोरी हुई थी। क्या हम ना हरिद्वार जा रहे थे और सारे बंदे नींद के उसमें थे, भाई नींद आ रही थी। मैं कहा यार नींद आ गई तो गाड़ी ठुक ठुक जाएगी, तो मैं क्या कुछ ऐसे गाने बजाते हैं जिससे थोड़ा वो हो जाए। तो सिद्धू मूसेवाले के मैंने गाने चला दिए। तो वहाँ पे ना 100 से मतलब अगर आपने स्पीड का था कि 100 से ऊपर गई ना तो चलान गिर जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा जो बंदा था वो पहले तो लटके आ रही थी उसको नींद में, सॉन्ग चलते ही मैं बोला भाई 100 से कम रखियो, 100 से कम रखियो। और वो पता नहीं क्या हुआ, सीधी 110 120 पूरी ठोक ठोक रख दा। फिर ऐसे कह रहे फिर तेरे सिद्धू मूसेवाला ने चलान कटवा दिया। मैं कहा उसने क्यों कटवाया, तू अपने पे कंट्रोल कर। वही कह रहा है जोश भराता है। और फिर अपने हरियाणा वाले थोड़े हैवी गणे जोश आड़े, जो 50% एनर्जी होगी उड़ा कद 100 पर चली जावे, ऐसे नहीं जाती 50 60 70 ऐसे नहीं जाती, सीधी 50 से सीधी 100 पे। तो वही चीजें रहती है भाई। तो अच्छा आपका जो आगे जो वो रहेगा कि भाई मेरा जो फ्यूचर विजन है, ये बोल सकते हैं हम कि मुझे ये चीजें करनी है, अभी करूंगा मैं, तो उसके बारे में कुछ बताओ आगे। मतलब अभी तो ये करने लग रहा हूँ मैं, और आगे टाइम बताएगा कि क्या।
मतलब रहना लाइन में यही है, फिल्म एडिटिंग करूंगा मैं और एक्टिंग साथ साथ सिंगिंग करूंगा, क्योंकि मैं अभी भी रिसेंटली कुछ महीनों बाद या 1-1.5 साल बाद मैं सॉन्ग्स भी शुरू करूंगा। मतलब इतना मतलब मिनिमम टाइम बता रहा हूँ अप्रोक्स, और इसी लाइन में वो कुछ इससे अलग हटके मैं करना भी नहीं चाहता। ओके, तो कुछ मतलब कोलैब वगैरह चाहते हो किसी के साथ करना कि फ्यूचर में या ड्रीम बोल सकते हैं हम, ड्रीम कोलैब किसी के साथ करना चाहते हो? नहीं, ड्रीम कोलैब किसी के साथ नहीं अभी कुछ, मतलब आने वाला नहीं, मतलब चाहते हो कि भाई मैं करना चाहता हूँ इस बंदे के साथ में? नहीं, मैं नहीं चाहता अभी। अभी किसी के साथ नहीं करते, अभी अकेले ही है, ठीक है। तो मोस्टली जो हमें देखने को मिलेगा वो म्यूजिक में देखने को मिलेगा, एक्टिंग में देखने को मिलेगा, एडिटिंग में तो बैक साइड होता है। हाँ, फिल्म जो आगे पर्दे में दिखी, एडिटर का नाम लास्ट में आता है, वो साइड में आता है जब वो रोल चलते हैं साथ में उसमें। वैसे जो स्क्रीन पे एडिटिंग वो एक्टिंग और सिंगिंग से। अच्छा, ओके। तो ये था हमारा भाई आज का पॉडकास्ट। आपको कैसा लगा? जैसा भी आपको लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और कुछ कमी पैसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कमी पैसे हो तो करके बता भी दियो, ठीक है भाई। बाकी थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छा लगा आपको बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा भाई, देसी बैठक में बैठ के और आपके साथ बातें करके। तो देसी बैठक के बारे में आप हमारे जो दर्शक हैं उन्हें कुछ कहना चाहो तो कह सकते हो? यही कहना चाहूंगा कि आगे बढ़िया बढ़िया आर्टिस्ट के आप पॉडकास्ट देखने को मिलेंगे, तो आप देसी बैठक को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लो। बिल्कुल भाई, थैंक यू सो मच।